नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्यूक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ओम के नियम, किरचॉफ के नियम तथा डीसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ब्रिज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है किसी तत्व का अणु होता है, यानी कि जो किसी तत्व का अणु होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए धनावेशित होता है, ऑप्शन बी बिना किसी आवेश का होता है, ऑप्शन सी ऋण आवेशित होता है, ऑप्शन डी धनावेशित अथवा ऋणावेशित होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो किसी तत्व का अणु होता है वह बिना किसी आवेश का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, जो अणु होता है वह एक प्रकार के परमाणु या परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें एक प्रकार के हो सकते हैं तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। और जो अणु होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि चालकता अधिकतम होती है, यानी कि किसकी चालकता इसमें सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए आयन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी चालकता सबसे अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही इनमें चालकता का गुण पाया जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो चालकता होती है वह अधिकतम इलेक्ट्रॉन में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है, यानी कि जो किसी चालक में विद्युत की चालकता होती है वह किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को ध्यान रखना है, किसी भी चालक में जो चालकता होती है वह उसमें उपस्थित किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके कारण उसमें चालकता उपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम जो ओम होती है यह किसकी एक इकाई होती है, यानी कि आपको बताना है ओम किसकी इकाई होती है। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी वोल्टता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। धारा की इकाई होती है एम्पियर होती है। और वोल्टता किसकी इकाई होती है? विभव की इकाई क्या होती है? वोल्टता होती है। इसको हम वी से दर्शाते हैं और एम्पियर को किसके दर्शाते हैं? एम्पियर आई से इसको दर्शाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम के अनुसार, तो आपको बताना है जो ओम का नियम होता है वह क्या होता है। ऑप्शन ए वोल्टता धारा से स्थिर है, ऑप्शन बी वोल्टता धारा से अनुपातिक है, ऑप्शन सी वोल्टता धारा के व्युत्क्रमानुपातिक है, ऑप्शन डी वोल्टता प्रतिरोध के अनुपातिक होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ओम का नियम के अनुसार क्या होता है? वी समानुपाती आई होता है, यानी कि जो वोल्टता होती है वह धारा के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो वोल्टता होती है धारा के अनुपातिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है, जो ओम के नियम को जो वक्र प्रदर्शित करता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए रैखिक, ऑप्शन बी अतिपरवलयिक, ऑप्शन सी परवलयिक, ऑप्शन डी त्रिकोण है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो ओम का नियम होता है, जो प्रदर्शित वक्र होता है वह कैसा होता है? वह रैखिक वक्र को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जो ओम का नियम होता है वह चालक धातुओं पर ही लागू होता है, इसके अलावा किसी भी धातु पर वो लागू नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है किरचॉफ के वोल्टेज सिद्धांत के अनुसार नेटवर्क के कोई भी बंद लूप में सभी IR ड्रॉप्स और EMF का जोड़ हमेशा क्या होता है। तो आपको बताना है, जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम, यानी कि
केवीएल होता है, किरचॉफ वोल्टेज नियम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार नेटवर्क के कोई भी बंद लूप में सभी आईआर ड्रॉप्स और ईएमएफ का जोड़ हमेशा क्या होगा? ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ द्वारा निर्धारित, ऑप्शन डी शून्य होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो इनका जोड़ होता है वो हमेशा शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट के बीजगणितीय योग बराबर होता है। यानी कि एक जंक्शन पर जो सभी करंट मिलते हैं और उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 होता है, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी कहीं नहीं जा सकता, यानी कि कह नहीं सकते। तो आप सभी को ध्यान रखना है एक जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है, 0 होता है। यानी कि यह क्या होता है? केसीएल किरचॉफ करंट लॉ नियम होता है, जिसके अनुसार जो सभी करंट का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, आपको बताना है कौन सा नियम कहता है कि एक बंद सर्किट में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध एक स्थिर तापमान पर होता है। ऑप्शन ए किरचॉफ का करंट नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ऑप्शन डी प्रतिरोध का नियम। तो आप सभी को ध्यान रखना है एक बंद सर्किट में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में जो संबंध दर्शाता है वह ओम का नियम होता है, यानी कि V समानुपाती I होता है या V बराबर IR होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद सर्किट में सभी वोल्टेज बूंदों का योग 0 के बराबर होता है? यानी कि वह कौन सा नियम है जो कहता है कि प्रत्येक बंद सर्किट में सभी वोल्टेज बूंदों का योग क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ऑप्शन ए ओम का नियम कहता है, ऑप्शन बी किरचॉफ का पहला नियम कहता है, ऑप्शन सी किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, ऑप्शन डी कूलॉम का नियम कहता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो वोल्टेज बूंदों का योग 0 के बराबर होता है वह कौन सा नियम होता है? वह किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम कौन सा है? ऑप्शन ए ओम का नियम है, ऑप्शन बी प्रतिरोध का नियम है, ऑप्शन सी किरचॉफ का दूसरा नियम है, ऑप्शन डी किरचॉफ का पहला नियम है। तो आप सभी को ध्यान रखना है यदि प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? किरचॉफ का पहला नियम कहते हैं, यानी करंट किरचॉफ करंट लॉ होता है, यानी किरचॉफ का पहला नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा नियम कहता है कि जंक्शन पर करंट का योग 0 के बराबर होता है। यानी कि आपको बताना होगा कौन सा नियम है जो कहता है कि जंक्शन पर करंट का योग 0 के बराबर होता है। ऑप्शन ए ओम का नियम, ऑप्शन बी किरचॉफ का पहला नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ का दूसरा नियम, ऑप्शन डी कूलॉम का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हमने आपको बताया है, यानी कि जो योग होता है वह 0 के बराबर होता है, यानी करंट का योग 0 के बराबर होता है, वह किरचॉफ का पहला नियम होता है। और इसी की जगह वोल्टेज होता तो वह किरचॉफ का दूसरा नियम हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है जब चालक के माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? यानी कि आपको बताना जब हम किसी चालक से धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है, वह कौन सा प्रभाव कहलाता है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी थर्मल प्रभाव, ऑप्शन सी रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव। तो आप सभी को ध्यान रखना है उसमें थर्मल प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है? वह गर्म हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं थर्मल इफेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम पर लागू नहीं होता है। यानी कि आप बताना जो ओम का नियम होता है वह किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए अर्धचालक पर, ऑप्शन बी डीसी सर्किट पर, ऑप्शन सी छोटे प्रतिरोधक पर, ऑप्शन डी उच्च धाराओं पर। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो ओम का नियम होता है वह केवल चालक धातुओं पर ही लागू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यह अर्धचालक धातुओं पर लागू नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ओम के नियम का सही रूप क्या है, यानी कि जो ओम का नियम होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, यह सूत्र होता है V समानुपाती I या V बराबर IR। इसे हम V बराबर IR भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, I बराबर VR, यह गलत है, V समानुपाती I इज द राइट आंसर, और V बराबर IR यह भी राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एबव B व C, यानी इसका B व C राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन किरचॉफ का प्रथम नियम है, यानी कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वह कौन सा होता है। तो हमने आपको बताया है जो KCL किरचॉफ करंट लॉ होता है वह प्रथम नियम होता है, और KVL जो किरचॉफ वोल्टेज नियम होता है वह द्वितीय नियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, KCL इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको बताना है कौन सा सूत्र KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ को परिभाषित करता है, जहां I1 व I2 आने वाली धाराएं और I3 I4 एक सर्किट में एक नोड से बाहर जाने वाली धाराएं हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत क्या दे रखा है, एक सर्किट दे रखा है जिसके अंतर्गत धाराएं दे रखी है, दो धाराएं अंदर आ रही है और दो धाराएं क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है। तो यह दे रखी है I1 और ये दे रखी है I2, और ये दे रखी है जो बाहर निकल रही है I3 और I4। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सभी योग होगा वह क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि नोड पर जो योग होगा वह क्या होता है, शून्य होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है प्रतिरोधक R1, यानी कि जो प्रतिरोध दे रखा है R1 के आर पार मान वोल्टेज क्या होगा, यानी R1 के आर पार हमने वोल्टेज का मान निकालना है, जबकि R1 R2 R3 5 ओम का दे रखा है, 10 ओम का और 15 ओम का के प्रतिरोधक को 12 वोल्टेज, यानी कि V का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्टेज दे रखा है, और R1 R2 R3 का मान दे रखा है 5 ओम 10 ओम 15 ओम स्रोत के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो RT यानी कि टोटल प्रतिरोधक मान कितना हो जाएगा, RT बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो 5 ओम दे रखा है इसका मान, और R2 का मान 10 ओम और R3 का मान 15 ओम, तो तीनों को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 ओम, यानी कि टोटल प्रतिरोध मान कितना आ जाएगा, 30 ओम, और इससे हम धारा का मान निकाल लेंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो V का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्टेज, और R का मान कितना आ गया, 30 ओम। इसी के अंतर्गत हमसे क्या पूछा गया है, I का मान आ गया है, प्रतिरोधक R1 पर मानक वोल्टेज यानी V का मान पूछा गया है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR। I का मान कितना आ गया हमारे पास, 12/30 आ गया, और R का मान कितना दे रखा है, R1 का मान कितना दे रखा है, 5 ओम दे रखा है। इसको हम हल कर लेंगे, 5 एकम 5 5 6 30, और 6 को 12 से काटेंगे 2, तो वोल्टेज का मान कितना आ जाएगा, इस पर 2 वोल्टेज आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है बल्लभों को श्रृंखला में या समांतर में जोड़ना बेहतर है, यानी कि आपको बताना है जो बल्लभों को श्रेणी क्रम में जोड़ना या समांतर क्रम में जोड़ना, दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर, ऑप्शन सी श्रेणी समांतर दोनों, ऑप्शन डी न तो श्रेणी और न ही समांतर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी समांतर क्रम में। बल्लभों को समांतर क्रम में ही जोड़ना बेहतर रहता है, क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है, यदि 3 बल्लभ है, यदि हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो यदि उसमें पावर ऑफ करेंगे, यदि कोई में पावर ऑफ किया तो क्या होएगा, 3 बल्लभ है तो तीनों बल्लभ क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, एक साथ बंद हो जाएंगे, जिसके कारण हम इसको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिससे कि प्रत्येक बल्लभ के लिए अलग अलग सॉकेट होता है और एक बल्लभ को एक सॉकेट से बंद किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इन्हें हम समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है 120 वोल्टेज के स्रोत पर 3 लाइटें समांतर में जुड़ी हुई है, एक बत्ती बुझ जाए तो क्या होगा। 120 वोल्टेज दे रखा है और 3 लाइटें किस क्रम में जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो एक बत्ती बुझ गई है तो क्या होगा, ऑप्शन बी शेष 2 मंद चमकेंगे, ऑप्शन बी शेष 2 चमकेंगे तेज चमकेंगे, ऑप्शन सी शेष 2 प्रकाश नहीं करेंगे, ऑप्शन डी शेष 2 पहले की तरह ही चमक के साथ में चमकेंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं,
तो यदि एक बल्ब बुझ जाएगा तो अन्य दो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि शेष दो पहले की तरह ही चमक के साथ में चमकेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इसी के अंतर्गत यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते तो क्या होता? एक बत्ती बुझ जाती तो तीनों की तीनों बंद हो जाती, यानी कि कोई सी बत्ती नहीं जलती। इसी के कारण हम यहाँ पर हमारे घरेलू उपयोग में समांतर क्रम में लाइटें या उपकरण जुड़े हुए होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 500 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो 500 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि एक रोकने वाला हटा दिया जाए, यानी कि एक को हटा दिया गया है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि एक प्रतिरोध को हटा दिया गया है तो उसके प्रतिरोध मान क्या होगा? यानी कि 4 प्रतिरोधक रह गए हैं और प्रतिरोध मान कितना दे रखा है? 100 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? R1 बराबर 100 ओम और R2 R3 R4, यानी कि तीनों का मान कितना है? 100 ओम। 100 ओम इनका मान दे रखा है। पहले 5 थे और अब कितने रह गए? 4 रह गए हैं। ये समांतर क्रम में है तो हम इसको निकालेंगे। 1/RT बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, यानी कि इस क्रम में चलते रहेंगे। तो 1/100 हो जाएगा प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा? 100 नीचे आ जाएंगे और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यानी 4, तो 4 को 100 से काटेंगे तो 25 ओम, यानी कि इनके कुल प्रतिरोध मान कितना हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यदि यही पाँचों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए होते तो इनका मान क्या हो जाता? 5/100 हो जाता, यानी कि इनका मान कितना हो जाता? 20 ओम हो जाता। लेकिन ये एक हटा दिया गया है तो 4 का पूछा है तो 25 ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है जब एक 1.6 किलो ओम प्रतिरोध और एक 120 ओम प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध का मान निकालना है। तो यानी कि 1/RT टोटल प्रतिरोध मान निकालना है, 1/R1 प्लस 1/R2 का मान निकालना है। तो 1/R1 का मान कितना दे रखा है? 1 यानी 1.6 के दे रखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1600 ओम भी लिख सकते हैं। 1600 प्लस 1/1 का मान कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। तो हमें इसका क्या करना है? लघुत्तम लेना है। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 4800। इसका लघुत्तम आ गया 4800। 1600 को भाग देंगे 4800 में कितनी बार जाएगा? 16 दूना 32, 16 48, यानी कि 3 बार चला जाएगा। प्लस और 120 का भाग देंगे 48 में, यानी कि 48 में भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और भाग देंगे 12 का तो 12 चौक 48, यानी कि 4 बार 40 बार चला जाएगा। तो ऊपर कितने आ गए? 43 हो गए और नीचे कितने हो गए? 4800, यानी कि 43 का भाग हम देंगे 4800 में, वही इसका मान हो जाएगा, यानी कि 4800/43। 43 का भाग दिया 48 में एक बार, कितना बच गए? 5 बच गए, 50 हो गए। और 43 का भाग 50 में दिया, कितनी बार गया? एक बार चला गया। फिर कितने बच गए? 70 हो गए। फिर 43 का भाग दिया 70 में, फिर एक बार, यानी कि 111 के समथिंग आ गया। तो अब आपको इसमें 111 ओम इसके प्रतिरोध का मान आ गया, लगभग आया है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1.6 किलो ओम से अधिक है तो नहीं है ये, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 120 से अधिक लेकिन 1.6 किलो ओम से कम, यानी कि 120 से अधिक दे रखा है तो 120 से अधिक है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 120 से कम, 120 से कम है और 100 से अधिक, और 100 से अधिक, यानी 111 है तो 120 से कम है और 100 से अधिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है? 100 ओम से कम, तो 100 ओम से कम ये नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी चालक का प्रतिरोध कारक पर निर्भर करता है, यानी चालक का प्रतिरोध होता है R, वह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पदार्थ की लंबाई पर, ऑप्शन बी क्रॉस सेक्शन एरिया अनुभागीय क्षेत्र पर, ऑप्शन सी टेम्परेचर और नेचुरल ऑफ मटेरियल यानी तापमान और सामग्री की प्रकृति पर, ऑप्शन डी सब सही है। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रतिरोध होता है R बराबर क्या होता है? रो इंटू L/A होता है, यानी कि यह पदार्थ की लंबाई पर भी निर्भर करता है और क्षेत्रफल और तापमान और सामग्री की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक है, यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वह क्या होता है? ऑप्शन ए एसी ब्रिज,
ऑप्शन बी डीसी ब्रिज, ऑप्शन सी उच्च वोल्टेज ब्रिज, ऑप्शन डी बिजली अपव्यय ब्रिज। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो डीसी ब्रिज होता है उसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि जो डीसी ब्रिज होता है इसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस सीमा में प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसका प्रयोग कहाँ तक के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए 1 ओम से कुछ मेगा ओम तक, ऑप्शन बी 10 किलो ओम से कुछ मेगा ओम तक, ऑप्शन सी 100 मेगा ओम से कुछ मेगा गीगा ओम तक, ऑप्शन डी 100 ओम से कुछ टेरा ओम तक। तो आप सभी को ध्यान रखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम 1 ओम से कुछ अधिक और कुछ 1 ओम से कुछ मेगा ओम तक इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 ओम से कुछ मेगा ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलम आवेश के आवेश के बराबर होता है, यानी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 1.095 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 1.625 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी 6.242 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी 6.025 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी को ध्यान रखना है, एक कूलम आवेश पर के आवेश के बराबर होता है, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आप सभी को ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होंगे। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तार का प्रतिरोध उसके समानुपाती होता है, यानी जो तार का प्रतिरोध होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो तार का प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है? लंबाई, यानी कि इसमें क्या दे रखा है? लंबाई के ये सीधा समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यह लंबाई के समानुपाती होता है। और इसमें यदि समानुपाती की जगह क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन इसमें समानुपाती पूछा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत उपकरण श्रृंखला में नहीं जुड़े हैं क्योंकि, यानी कि जो विद्युत उपकरण होते हैं श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, क्यों? ऑप्शन ए श्रृंखला सर्किट जटिल है, ऑप्शन बी बिजली की हानि अधिक है, ऑप्शन सी उपकरणों की करंट रेटिंग अलग अलग है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े हुए नहीं होते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है श्रेणी क्रम में एक तो कारण होता है कि उनको एक ही परिपथ से बंद करेंगे तो सभी उपकरण क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। एक तो ये उपकरण होता है, और दूसरा उपकरण क्या है? उपकरणों की करंट की रेटिंग अलग अलग होती है, यानी कि जो श्रेणी क्रम में होती है वह धारा का मान क्या होता है? समान। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, और उपकरणों की जो करंट रेटिंग होती है वह क्या होती है? अलग अलग होती है, जिसके कारण इसको हम क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं, और इसी कारण हम इसको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, जब सेलों को समांतर में व्यवस्थित किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए करंट क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन बी करंट क्षमता घट जाती है, ऑप्शन सी ईएमएफ घटता है, ऑप्शन डी ईएमएफ बढ़ जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जब सेलों को हम समांतर क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो उसकी करंट क्षमता का मान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है समांतर क्रम में क्या होता है? यदि प्रतिरोध होगा, यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? सबसे कम, यानी कि समांतर क्रम में आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध का मान होता है, सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी कम उसका मान हो जाता है। तो यदि प्रतिरोध का मान कम होगा तो उसमें क्या होगा? करंट, यानी धारा का मान, आर का मान कम होगा तो धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसकी करंट क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंखला परिपथ में कुल प्रतिरोध आर.टी की गणना सूत्र से की जाती है, यानी कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध आर.टी होता है, आर टोटल, इसकी गणना किस सूत्र से करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है आर.टी बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, इस क्रम में चलता रहता है।
तो आपको देखना है इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी दे रखा है माइनस का चिन्ह दे रखा है, तो ये गलत हो गया। इसके अंतर्गत -1 दे रखा है, ये गलत हो गया, और ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है एक निश्चित सर्किट दो समांतर प्रतिरोधों से बना होता है। कुल प्रतिरोध मान दे रखा है 1403 और प्रतिरोधों में एक का मान दे रखा है 200 ओम, तो अन्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और कुल प्रतिरोध मान कितना दे रखा है RT का मान दे रखा है 1403 ओम दे रखा है, और एक प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है 200 ओम 2000 ओम दे रखा है। तो R2 यानी दूसरे प्रतिरोध का मान अपन को निकालना है। तो RT का मान कितना मान लिया, ये 1403 है, तो इसको हम मान लेते हैं लगभग 1400 ओम मान लेते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। इसके अंतर्गत 1/RT का मान कितना दे रखा है 1/1400 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 का मान कितना दे रखा है 2000 दे रखा है। इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो 1/1400 माइनस 1/2000 हो जाएगा। अब इसको अपन को क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो 1400 और 2000 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, यानी कि 28,000 इसका लघुत्तम आ गया मान लेते हैं अपन। तो 1400 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार चला जाएगा, माइनस 2000 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 14 बार भाग चला जाएगा। तो 20 में 14 गया तो कितना आ जाएगा 6, ऊपर तक कितना बच गया 6 बच गया, और नीचे कितना बच गया 28,000। अब इसका भाग अपन देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 का भाग दिया 6 चौका 24, यानी कि 4000 के समथिंग। तो 4000 के समथिंग इसमें अपन को ऑप्शन में देखना है वह कौन सा है। तो 4.7 के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 6 चौका 24 4000 अपन ने माना है, तो 4000 से ऊपर ही ऊपर आएंगे, क्योंकि 6 चौका 24 4 बज के 40 हो जाएंगे, 6 का 36 हो जाएगा, यानी कि 4600 समथिंग आ रहा है। तो ये कितना हो गया 4.7 के ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रृंखला में यदि एक बल्ब बुझ जाता है तो क्या होगा। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बल्ब और एक बल्ब बुझ गया तो क्या होगा, अन्य बल्ब क्या होंगे। और ऑप्शन ए शुरू रहेंगे, ऑप्शन बी बंद होंगे, ऑप्शन सी उड़ जाएंगे, ऑप्शन डी हीट अप होंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यदि श्रेणी क्रम में बल्ब जुड़े हुए हैं और एक बल्ब बंद हो जाता है तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी में समांतर क्रम में होता तो क्या होता, सारे बल्ब अपने आप उसी तरह जले रहते। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है जब एक व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित स्थिति में है तो ब्रिज में सेंटर वाट मीटर क्या पड़ेगा। ऑप्शन ए 2 बार स्रोत वोल्टेज, ऑप्शन बी स्रोत वोल्टेज के समान, ऑप्शन सी 0 वोल्ट, ऑप्शन डी आधा स्रोत वोल्टेज। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो वह वाट मीटर में पड़ेगा वह 0 वोल्ट को पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जब R2 मान दे रखा है 20 किलो ओम, R3 का मान दे रखा है 36 किलो ओम, R4 का मान दे रखा है 45 किलो ओम के समांतर संयोजन के साथ R1 7 किलो ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान निकालना है। यानी कि ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/36 प्लस 1/45 हो जाएंगे। तो अब इसका अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 20, 36 और 45 इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 इसका लघुत्तम आ जाएगा। 20 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, प्लस 36 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, और 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार चला जाएगा। तो 9 और 5 14, 14 4 18, यानी कि 18/180 हो जाएगा। तो 18 से 180 कितनी बार कट गया 1/10 हो गया, यानी कि इसमें RT का मान कितना आ गया 10 ओम आ गया। और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, समान श्रेणी क्रम में 7 किलो ओम का श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, तो सर्किट में कुल प्रतिरोध यानी कि RT का मान कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया, तीनों का मान तो आ गया 10 और R2 मान दे रखा है 7, तो 10 7 17 यानी कि 17 किलो ओम इनका टोटल प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 17 किलो ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है अलग अलग
प्रतिरोधों में वोल्टेज की बूंदों का योग लागू वोल्टेज के बराबर होता है। यानी कि अलग अलग प्रतिरोध में वोल्टेज की बूंदों का योग लागू वोल्टेज के बराबर होता है। यानी कि कोई परिपथ दे रखा है, उसमें लागू वोल्टेज का मान दे रखा है और उनमें अलग अलग प्रतिरोध लगे हुए हैं, यानी कि तो आपको बताना किस क्रम में लगे हुए हैं कि उनके लागू वोल्टेज का मान उनके योग के बराबर होगा। ऑप्शन ए श्रेणी सर्किट, ऑप्शन बी समांतर सर्किट, ऑप्शन सी श्रृंखला समांतर सर्किट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान रहता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में जो कुल वोल्टेज होता है VT बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, समान रहता है और धारा का मान अलग रहता है। यानी कि IT बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके अंतर्गत हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लागू वोल्टेज, जो लागू वोल्टेज प्रत्येक शाखा में समान होता है। यानी कि जो लागू वोल्टेज का मान प्रत्येक शाखा में समान कब होता है, ऑप्शन ए श्रेणी सर्किट में, ऑप्शन बी समांतर सर्किट में, ऑप्शन सी श्रृंखला समांतर सर्किट में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमने अभी बताया आपको जो लागू वोल्टेज होता है वह समान किस में होता है, समांतर सर्किट में। समांतर सर्किट में वोल्टेज का मान समान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसमें यदि लागू धारा प्रत्येक शाखा में समान होती है तो वह कौन सा होता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रक्रिया के तहत किसी तरल पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के वास्तविक मोशन के कारण उत्पन्न ऊष्मा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है। यानी कि आपको बताना है तरल में जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है वह किस कारण से होती है। ऑप्शन ए संवहन, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी अत्यधिक ताप या गर्मी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि जो तरल पदार्थ होता है उनमें जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है वह संवहन क्रिया के द्वारा होती है। और आपको ध्यान रखना है, ठोस के अंतर्गत यदि इसमें ठोस में पूछा जाता तो उसमें जो ऊष्मा स्थानांतरित होती है वह चालन के कारण होती है। और जो विकिरण होती है वह द्रव और गैस विकिरण में दोनों में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरोध को द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है। यानी निम्न प्रतिरोध को किसके द्वारा सटीक रूप से माप सकते हैं। ऑप्शन ए केल्विन ब्रिज, ऑप्शन बी व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन सी वेन ब्रिज, ऑप्शन डी स्क्रिंग ब्रिज। तो आप सभी को ध्यान रखना है, निम्न प्रतिरोध को सटीक रूप से मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन ब्रिज इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम तीन प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं तो इनमें संयोजन का कुल मान कितना होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान होता है वह सबसे कम प्रतिरोध होता है, उससे भी कम होता है। तो इसके अंतर्गत 10 ओम सबसे कम दे रखा है और इससे कम क्या ऑप्शन में क्या है, 5 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और हम इसको निकाल भी सकते हैं, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 30 लघुत्तम आ जाएगा। 30 में 10 का भाग दिया 3 बार, 15 का भाग दिया 2 बार, 30 का भाग दिया 1 बार। तो 3 2 5 1 6, 6/30। 6 का भाग दिया 30 में कितनी बार गया, 5 ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लगभग 852 के प्रतिरोध की माप करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि 852 के प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए केल्विन डबल ब्रिज, ऑप्शन बी व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन सी मेगर, ऑप्शन डी वाट मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम 852 के प्रतिरोध को मापन करने के लिए यह उपयोगी रहेगा। और आपको ध्यान रखना है, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का प्रयोग, उच्च प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रतिरोध द्वारा मापा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हमने अभी हल किया है, जो निम्न प्रतिरोध मापते हैं वह हम केल्विन ब्रिज के द्वारा मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन ब्रिज इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे टॉपिक वाइज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन को जरूर दबाओ तथा हमारी वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारी मोटिवेशन मिलता रहे।
इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।